हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के यूनिट 2 को डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। उसका आज क्लास नंबर 7 है। इसके पहले की 6 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर के सीक्वेंस वाइज लेक्चर को देख सकते हैं। इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को डाउट होता है या प्लेलिस्ट वगैरह नहीं मिल पाती है या सीक्वेंस वाइज लेक्चर नहीं मिल पाता है, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। तो मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप उसके थ्रू भी आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जो क्लास 7 है, आज की जो क्लास होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम लोग ली चार्टलीस प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, जिसे बहुत लोग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन भी कहते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल। आप जैसे बोलना चाहें बोल सकते हैं, लेकिन मैं इतना ऐसे ही बोलूँगी। आप लोगों को किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को ये पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बना रहे एग्ज़ाम के टाइम पे वो खुद ही पछताएंगे। ठीक, जो स्टार्टिंग से मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, यूनिट 1 के हो चाहे यूनिट 2 के हो, इसमें मैंने बताना भूल गया कि यूनिट 1 मैंने ऑलरेडी चैनल पे करा दिया, जो कि केमिकल काइनेटिक्स थे। बाकी मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के भी लेक्चर मिल जाएंगे। और जो अगर आपके छोटे भाई बहन बीएससी लिए हुए हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के भी फर्स्ट सेमेस्टर के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप लोग अपने छोटे भाई बहन को भी सजेस्ट कीजिएगा। मैं फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एक साथ लेकर के चल रही हूँ, ताकि उन फर्स्ट सेमेस्टर वालों बच्चों की भी बहुत डिमांड आ रही थी कि मैम लेक्चर्स क्यों नहीं आ रहे, प्रोवाइड कीजिए। तो मैं दोनों को एक साथ लेकर के चल रही हूँ, तो आप लोगों को भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं लेक्चर सीक्वेंस वाइज ही आप लोगों को भी प्रोवाइड करूँगी। एग्ज़ाम से पहले पहले मैं पूरा का पूरा सिलेबस करा दूँगी। एक बार मैं आप लोगों को पूरी नोट्स भी करा दूँगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही सारा लेक्चर, सारे यूनिट का कवर हो जाएगा, फिर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सिलेबस की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। मैं एग्ज़ाम से पहले ही करा दूँगी। अगर मुझे एक दिन में 4 से 5 या 6 वीडियो भी देनी पड़े तो मैं आप लोगों के लिए करने को तैयार हूँ। बस आप लोग एफ़र्ट कीजिए, अच्छे से पढ़िए, वीडियो को पॉज़ करके नोट्स भी बनाते हुए चलिए। जो ली चार्टलीस प्रिंसिपल थे, इसमें कहा गया था कि अगर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर की बात की जाए, अगर इक्विलिब्रियम, सबसे पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, फिर उसी के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगी, तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो इसकी मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखाती हूँ। सबसे पहले लिखिएगा, इफ़ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट को मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया। अगर इसके पहले कि आपने सारी क्लासेस को ज्वाइन किया हुआ है, तो आप लोगों को आगे के लेक्चर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मैं पूरा सीक्वेंस से लेकर के चलती हूँ। अगर एक भी चीज़ आप लोगों का मिस हो जाता है तो आप लोग वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक, इफ़ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, एंड वन ऑफ द फैक्टर that is pressure, temperature or concentration involved in the equilibrium, is altered, the equilibrium will shift so as to tend to annual the effect of the change।
इसमें कह रहा है अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा तो कोई एक फैक्टर, चाहे वो प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, कंसंट्रेशन हो, उसमें इन्वॉल्व इन द इक्विलिब्रियम इज अल्टर, उसमें इक्विलिब्रियम में कुछ ना कुछ चेंज लाएगा ही, जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, जो शिफ्ट होती है, उसकी जो शिफ्टिंग होगी वो इसी चेंज के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक, चाहे वो प्रेशर में चेंज हो, चाहे टेम्परेचर में चेंज हो, चाहे फिर वो कंसंट्रेशन में चेंज हो, चाहे फिर इनर्ट गैस भी इसमें लिख लीजिएगा, इनर्ट गैस लिख लीजिएगा, बाकी मैं इसमें लिखवा नहीं रही हूँ। इसकी एक डिफिनीशन और है, उसको भी लिख सकते हैं आप लोग। मैं आप लोगों को 2 से 3 डिफिनीशन, 2 ही डिफिनीशन मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। 2 डिफिनीशन इसीलिए बताती हूँ आप लोगों को, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप दोनों में से कोई भी एक डिफिनीशन को अच्छी तरह से समझ लें। इसमें कह रहा है अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा तो कोई ऐसा फैक्टर है, चाहे वो प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, कंसंट्रेशन हो या इनर्ट गैस हो, जिसकी वजह से उस इक्विलिब्रियम में चेंज लाता है, और वही चेंज की वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है, तो वही को हम लोग ली चार्टली प्रिंसिपल ने इसके बारे में बताया था। ठीक, इसकी एक और डेफिनेशन है, लिखेंगे व्हेन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर and inert gas has been changed at equilibrium, then equilibrium will shift in that direction in which the effect of these factors has been neutralized. It means, बुक की डिफिनीशन ज़रूर है लेकिन मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक, इट मीन्स डैट इक्विलिब्रियम मेंटेन्स इटसेल्फ। देखिए, इसमें कह रहा है जब कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर और इनर्ट गैस का चेंज होता है इक्विलिब्रियम स्टेट पे, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाती है इन दैट डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में इन विच द इफेक्ट ऑफ दिस फैक्टर हैज़ बीन न्यूट्रलाइज, उसी डायरेक्शन पे शिफ्ट हो जाती है जिस डायरेक्शन पे जो इफेक्ट होता है उस फैक्टर का, ये तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन इटसेल्फ, इक्विलिब्रियम अपने आप को मेंटेन कर लेता है। ली चार्टली प्रिंसिपल ने यही बताया था कि अगर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और इनर्ट गैस अगर किसी भी हमारे एक सिस्टम में चेंज होता है और वह सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, उसमें चेंज आना चाहिए, तो उसी कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है या कह सकते हो डायरेक्शन है, वो शिफ्ट हो जाएगी, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहाँ पर जो एक वो सारे फैक्टर्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन हो जाएगा, अपने आप को मेंटेन कर लेगा। यही चीज़ हमारा ली चार्टली प्रिंसिपल ने बताया था। तो इसमें आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ली चार्टलीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर प्रिंसिपल। ठीक, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट में आने की पॉसिबिलिटी है। बाकी अगर आप लोगों का एमसीक्यूज क्वेश्चन भी होता है तो आप लोग बताइएगा, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी होते हैं। मैं आप लोगों को दोनों टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे एमसीक्यूज हो। ठीक, तो इसमें आगे देखते हैं, आगे लिखेंगे इसमें अभी हमने बताया ना कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो इसमें फैक्टर्स डाल के लिखेंगे। फैक्टर्स 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, जैसे मैं आप लोगों को नोट्स लिखवाती हूँ, जिस तरह फ्लो चार्ट वगैरह बना करके लिखवाती हूँ, आप लोग ऐसे ही कॉपी को रिप्रेजेंट कीजिएगा। बाकी अगर आप और भी तरीके से कॉपी अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम टिप्स एंड
ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कॉपी कैसे रिप्रेजेंट करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो वो सारी वीडियोस मैंने उसमें अटैच्ड कर दी हुई है। ठीक, जैसे मैं आप लोगों को नोट्स बनवाती हूँ वैसे ही आप लोग एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी मैं आप लोगों को ये यूनिट ख़त्म होने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, तो उसमें मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन बताऊँगी उसके आंसर को आप लोग अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, फ्लो चार्ट वगैरह बना करके, डेफिनेशन प्रॉपर्ली मेंटेन कर करके, लाइन खींच करके, ऐसे क्वेश्चन कॉपी को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप लोगों को फुल के फुल मार्क्स भी मिलेंगे। और साथ ही साथ एग्जामिनर को लगेगा कि आप लोगों को बहुत कुछ आता भी है, बहुत कुछ आपने सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं लगेगा कि बुक की लैंग्वेज ही लिखी हुई है। इसीलिए मैं अब आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि आप लोग कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठा करिए। जैसे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको आप लोग हिंदी में लिख लीजिए, बाद में इंग्लिश में आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छे नंबर तभी मिलते हैं, एग्जामिनर तभी अच्छे नंबर देता है जब स्टूडेंट सेल्फ लिखता है, सेल्फ अपनी चीज़ों को लिखता है। मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी ये सारी चीज़ें को, टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो किया था। मेरे टाइम पे बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आप लोग डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखे थे, फिर उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ता था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और तीसरा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और लास्ट है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इसको एक एक को मैं आप लोगों को डिटेल में अच्छे से समझाने वाली हूँ कैसे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो इसके बिल्कुल नहीं मत कीजिएगा, प्लीज़ फोकस से देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे, फिर उसके बाद और भी सारी चीज़ें देखेंगे। टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं, क्योंकि ये समझाने में बहुत इजी होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा। बाकी मैं कंसंट्रेशन और इनर्ट गैस को एक साथ कर दूंगी तो वो और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या, अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो कैसा इफेक्ट पड़ता है, ठीक, इक्विलिब्रियम स्टेट पे, किसी भी सिस्टम पे। अगर देखिए, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, हम बढ़ाए हैं, ठीक, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जो टेम्परेचर होगा हमारा सिस्टम का, वो सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा। हमने टेम्परेचर को बढ़ाया मतलब अपनी तरफ से सराउंडिंग के टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया, तो सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा कम हो जाएगा। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 100 हो गया इसका टेम्परेचर, ठीक, डिग्री सेल्सियस में, और अगर हम इसका बढ़ा देते हैं तो ये 200 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हमने सराउंडिंग के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो इसके कंपैरिजन में जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। ये क्या होता है, सराउंडिंग, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है और ये सिस्टम का टेम्परेचर है। यही अगर हम हीट बढ़ा देते हैं, मतलब टेम्परेचर मतलब हीट ही बढ़ाना होता है, अगर हम हीट को बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका हम ये समझ में आता है कि अगर हम टेम्परेचर में कोई भी चेंज करते हैं, बाहर चेंज करेंगे तो अंदर ज़रूर ही चेंज होगा। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक एक्सोथर्मिक होता है, एक इंडोथर्मिक होता है। तो टेम्परेचर में दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसको देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज्ड होती है, मतलब हीट निकलती है, हीट सिंपल फॉर्म में समझिए, हीट रिलीज्ड होती है। इसमें लिख सकते हैं इन दिस रिएक्शन, मैं बोल रही हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि मैं अगर लिखवाते हुए चलूँगी सब कुछ तो आप लोगों का लेक्चर बड़ा होगा, फिर आप लोगों से ही कंप्लेन आएगी कि लेक्चर बड़ा क्यों हो रहा है, बोर हो रहा है। तो इसलिए मैं बोल देती हूँ इसमें, इतना समझिए। एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है, तो लिखेंगे हीट हैज़ बीन रिलीज्ड इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हाई, सो द लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। इसमें कह रहा है कि जब हीट रिलीज होगी इस रिएक्शन में, मैं लिखवा भी देती हूँ आप लोगों को, इसमें लिखिएगा हीट हैज़ बीन रिलीज्ड in this type of reaction, in this type of reaction, temperature of
फॉरवर्ड रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इज़ हाई सो लो। जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो हमें लो टेम्परेचर चाहिए होगा, लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल। हमें अंदर के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होगा फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाती है वो हम जानते हैं हाई से लो की तरफ होती है। अगर हम लोग एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हीट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर हीट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हाई होता है तो लो टेम्परेचर जो होगा, मतलब कम टेम्परेचर हमें फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए चाहिए होगा सिस्टम के लिए। अब इसमें आगे देखते हैं, जैसे कि हमने रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट बनाया, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पर इसको हीट रिलीज्ड हो रही है, हीट रिलीज्ड हो रही है तो मतलब यहाँ पर हाई हीट है, मतलब स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा हाई हीट है, फिर जा कर के वो लो हीट में कन्वर्ट हो जा रही है। मतलब बहुत ही ज़्यादा हीट है तो कुछ हीट रिएक्शन में लग गई, तब जा कर के लो हीट में कन्वर्ट हो गया। मतलब कुछ देर बाद ठंडा तो हो जाता है, जैसे हीट है तो मतलब हॉट है हमारा, ठीक, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो यही से हीट जो रिलीज हो रही है, तो हम जानते हैं कि हाई से लो हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लो टेम्परेचर है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एप्लीकेबल होगा या कह सकते हो फेवरेबल होगा, ठीक। अब जो इसमें नेक्स्ट आता है वो है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक का मतलब होता है कि हीट का एब्जॉर्ब होना, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अब जो इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, कम टेम्परेचर होगा, फिर जा कर के जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर जहाँ पर इसमें लो टेम्परेचर था यहाँ पर हाई टेम्परेचर फेवरेबल हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे हीट हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड, heat had been absorbed in this type of reaction. Temperature of forward reaction is low, so high temperature is favorable for फॉरवर्ड रिएक्शन। में राइटिंग पे मत जाइएगा, जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ आप लोग लिखते हुए चलिएगा। इसमें कह रहा है हमारा रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बना, हमारे पास इनिशियल लो हीट थी, मतलब कोल्ड हमारा सिस्टम था, फिर जा कर के हाई हो गया, और हम जानते हैं कि हाई से लो की तरफ बढ़ता है या ये सिस्टम हॉट हो गया, तो यहाँ पर हमें हाई टेम्परेचर फेवरेबल होगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। इतना समझ में आया आप लोगों को? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया है कंप्लीट। अब इसमें हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर की बात करते हैं। जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होगा किस बेसिस पे आइडेंटिफाई होगा, कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, PV = nRT। जो प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो हम ये कह सकते हैं द इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैन बी identified on the basis of number of moles of product and रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, इस पे प्रेशर डिपेंड करेगा, उसका इफेक्ट कैसे डिपेंड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं जो प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अगर हम हाई प्रेशर करते हैं, इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होगा किसके डायरेक्शन पे शिफ्ट होगा, जहाँ पर लो मॉलिक्यूल्स होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं एट हाई प्रेशर
अगर हम प्रेशर को हाई कर देते हैं, द इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होगा वही की बात करें, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लेस नंबर ऑफ मोल्स। जहाँ पर कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे वहाँ पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाते हैं, जैसे कि हमने N2 और O2 का एग्जांपल ले लिया और ये रिवर्सेबल रिएक्शन में ही होता है। ठीक, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पर एक मोल इसका मतलब 2 नंबर ऑफ मोल्स हो गए। यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर भी 2 नंबर ऑफ मोल्स हो गए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, तभी ये शिफ्ट हो जाएगा जब बड़े से कम होगा, मतलब इधर ज़्यादा होना चाहिए इधर कम होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा बराबर है, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये वाला एग्जांपल लिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूज कर सकूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर है, इसके भी बराबर है। अब एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। 2N2O5 का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 4NO2 प्लस O2। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे यहाँ पर 4 और एक 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा लो है, ये हमारे पास हाई है, लो से हाई की तरफ जा रहा है। और हम जानते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में जब लो से हाई की तरफ जाता है तो हमारा लो प्रेशर फेवरेबल होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हाई वाला, कि अगर हम N2 और 3H2 लेते हैं तो क्या बनाएगा, 2NH3 बनाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स है 4 और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2। यहाँ पर कितना है हाई और यहाँ पर कितना है लो। अगर हमें हाई से लो जाएगा तो यहाँ पर अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन में कैसा प्रेशर होना चाहिए, यहाँ पर हाई प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि इधर जो रिएक्टेंट के, अगर इतना सिंपल वे में समझिए, अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम जो होगी हाई प्रेशर की तरफ फॉरवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के कम है तो लो से हाई जाएगी, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में लो प्रेशर फेवरेबल होगा। ठीक, अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा, कहीं भी कोई भी डायरेक्शन में नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया है इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर मैंने करा दिया हुआ है ली चार्टलिस्ट प्रिंसिपल का। अब इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। बाकी आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक, और भी अगर फिज़िक्स केमिस्ट्री की भी वीडियो चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप लोगों को 3rd सेमेस्टर की मिल जाएगी। बाकी अगर कोई भी और भी वीडियो आपसे मिस हो जाती तो आप कम्युनिटी टैब चेक कर लिया करिए, नहीं तो आप प्लेलिस्ट अपने सेमेस्टर की चेकआउट कर लिया करिए, आप लोगों को सारी वीडियो सिक्वेंस वाइज मिल जाती है। जैसे मैं कोई अपलोड करती हूँ तो आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी मेरी क्लास की टाइमिंग है 6 PM और 8 PM पे आप लोगों को क्लासेस मिल जाएगी, चाहे वो 6 PM पे मिले 8 PM पे मिले, रेगुलर मिल जाएगी। अगर किसी दिन नहीं भी आती होती तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर नहीं भी आती दूसरे दिन मैं आप लोगों को ज़्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को करा दूँगी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक। जो ज़्यादा शेयर करता है पता चल जाता है मुझे किसने शेयर किया किसने नहीं किया है, तो आप लोग शेयर कीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।